हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ब्रिटिशर्स थे वह भारत 1600 एडी में आए थे और वह कंपनी के फॉर्म में आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स आए तो व्यापार करने थे, पर धीरे धीरे उनने भारत के कुछ भागों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसका मेजर चेंज अपन को देखने को मिलता है 2 बैटलों के बाद। तो पहला बैटल था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था, और दूसरा बैटल है बैटल ऑफ बक्सर, जो हुआ था 1764 में। दोनों ही बैटल किसने जीते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये दोनों बैटल जीते, जिसके कारण एक फेमस ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764। इस ट्रीटी में, इस संधि में, इस एग्रीमेंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवानी राइट्स मिल जाती हैं। दीवानी राइट्स का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार है वह ब्रिटिशर्स के लिए मिल जाता है, माने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तो अब यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिला इनको, इस राइट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत को लूटना शुरू कर दिया। अब 1857 में 1857 में एक रिवॉल्ट होता है, एक विद्रोह होता है, स्पॉय म्यूटिनी जिसका नाम होता है। इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और अब सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हो गया। कहाँ? भारत पे। तो जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं हम उसको 2 भागों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन कंपनी रूल और एक पढ़ेंगे अपन ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल, कंपनी का शासन, जो कि चला 1753 से 1858 तक। इस कंपनी रूल में सबसे पहला जो एक्ट आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग का मतलब ये है किसी चीज़ को चलाना। तो रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाता था। इसके जो मेन फीचर्स थे वह हैं कि इसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई गई। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। तो जो पहले चीफ जस्टिस थे वह थे सर एलिजा एम्पे। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट का नाम रखा गया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, विलियम पिट्स के नाम पे। इस एक्ट में डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वह कमर्शियल अफेयर्स देखता था। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट में जो कंपनी का जो मोनोपोली था वह ख़त्म हो गया। केवल इंडिया और चाइना के बीच जो चाय का व्यापार चल रहा था वह बस अभी चालू है, बाकी इस एक्ट से जो कंपनी का मोनोपोली था वह ख़त्म हो गया था। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट में जो बची कुची कसर थी वह पूरी हो गई और चाइना और इंडिया के बीच जो ट्रेड चल रहा था चाय का वह भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक और मेजर चेंज होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी गई। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वह थे लॉर्ड विलियम बेंकेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंकेट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इस एक्ट के द्वारा ही इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई और फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वह थे लॉर्ड मैक्यूले। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आता है। इस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होती है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि
इसमें सेम प्रोसीजर है अडॉप्ट करने का, किसके जैसे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसा, इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अब पहली बार जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको जगह दी गई, कहाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स बने लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसमें से 4 जो मेंबर थे वह अपॉइंट किए गए लोकल गवर्नमेंट द्वारा। लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इन गवर्नमेंटों के द्वारा 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए। इसी एक्ट के द्वारा सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई थी। इसके बाद आता है क्राउन रूल, मतलब कि ब्रिटिश रूल, जो कि 1858 से चलता है 1947 तक। तो इसमें सबसे पहला जो एक्ट आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको चेंज करके अब वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट का निर्माण हो गया, जिसमें वायसराय ऑफ इंडिया जो पहले थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। और इसमें जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम भी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यह भी ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव पर्पस था, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो 6 मेंबर थे उनको बढ़ा के अब 12 कर दिया, जो कि नॉमिनेटेड किसके द्वारा किए जाते थे, गवर्नर जनरल द्वारा। जो बाकी एडिशनल मेंबर हैं वह नॉमिनेट किए जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया 1862 में, जिनका नाम था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिस्कर राव। ये तीनों को लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था 1862 में। इसके बाद जो एक्ट आता है वह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जो लॉर्ड मॉर्ले थे वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वह वायसराय ऑफ इंडिया थे इस टाइम पे। तो जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था वह यहीं से स्थापित हुआ था, मतलब कि जो मुस्लिम्स थे वह केवल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को ही वोट करते थे। यहाँ से ही सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया। लॉर्ड मिंटो जो थे उनको फादर ऑफ कम्यूनल रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता था। लॉर्ड मिंटो ने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज अ फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट किया था। तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहले इंडियन थे वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय ऑफ इंडिया थे। इसमें डायरकी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब होता था 2 क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और मिनिस्टर्स, जिसका ऑब्जेक्टिव था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस करना। तो जो बाइकैमेलिज्म सिस्टम है उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इसी एक्ट के द्वारा, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन को भी बताया गया है। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको चेंज करके अब बाइकैमियल लेजिस्लेशन की स्थापना हुई, जिससे 2 हाउसेस आए, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को अपन काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर सोर्स है। डायरकी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और फेडरल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कर दी गई 1937 में। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट से की गई, जो कि करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करता था। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जिसके द्वारा हमें आज़ादी मिली, जिसमें
20 फरवरी 1947 को जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, सर कैलमेट एटली, इनने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश रूल है वह इंडिया से ख़त्म कर दिया जाएगा 30 जून को। जो मुस्लिम लीग है उनकी डिमांड थी पार्टीशन की, उनको एक अलग स्टेट चाहिए था जिसको अपन माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, और इसको जून 3 प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो जो पार्टीशन का प्लान था इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसके एक्ट के जो मेन फीचर्स थे वह थे कि जो क्राउन थे उनने जो उनका रूल था, शासन करना था भारत पे, वह ख़त्म करने का निर्णय लिया। भारत को आज़ाद घोषित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक सोवरेन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया और 2 डोमेन स्टेट बने, इंडिया और पाकिस्तान, जो कि 15 अगस्त 1947 से अस्तित्व में आए। और यहाँ पे दोनों ही स्टेट को राइट दिया गया कि वह अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। Thank you so much for watching our video.